Hello everyone. Today I am going to discuss one more question of GATE 2023. GATE 2023 के वो क्वेश्चन जो GATE CS वाले एग्ज़ाम में आए, आपके कंप्यूटर साइंस वाले एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज, मैथ्स के वो क्वेश्चंस. ओके, सो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारी पेपर में गिवन था वो मैंने सबसे पहले पिक किया है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको आपको ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना. तो अदरवाइज़ तो आप मेरा सीक्वेंस और सीरीज वाला जाकर देख सकते हैं लेक्चर, उसमें मैंने इसको इस तरह के क्वेश्चंस को डील किया है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में. लेकिन गेट में हमें ऐसे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट लेके चलना होता है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक और ऑप्शन. ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. सो क्वेश्चन क्या है, एक सीक्वेंस गिवन है ln इज डिफाइंड एज रिकरेंस रिलेशन ln इक्वल टू ln-1 प्लस ln-2 और n ग्रेटर देन इक्वल टू 3. L1 की वैल्यू 1 गिवन है और L2 की वैल्यू यहाँ पर 3 गिवन है. मतलब जब n बराबर 1 पुट करते हैं यहाँ पर हम, तो L1 बन जाता है, उसकी वैल्यू आती है 1, और जब 2 पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 3. ठीक है, तो ये हमें माइंड में रखना है अपने, और इसको देखते हुए फिर हमें उस तरह से फिर आगे चलना है. जैसे आप ये कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाली दोनों कंडीशन, इनको देखिएगा. सो क्या करें हम, देखो मैं ही ट्राई करता हूँ सॉल्व करने के लिए. सो देखो फर्स्ट को देखो, आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखो. अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो कितना मिलना चाहिए, L1 इक्वल टू 1 मिलना चाहिए. तो अगर देखो मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ, आप ध्यान से देखो ए वाले ऑप्शन में, तो क्या मिलेगा मुझे, L1 इक्वल टू, मतलब n की जगह 1 पुट किया मैंने, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 होल पावर 1, क्योंकि n की जगह 1 पुट कर रहे हैं, प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 होल पावर 1. सो यू कैन राइट इट एज 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 प्लस 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 5/2. ओके, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. यहाँ पर कितना रह गया, 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1. तो देखो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है. L1 इक्वल टू 1, तो L1 इक्वल टू 1 आ गया हमारा. ओके, अब L2 को चेक करो. L2 को चेक करने के लिए क्या करें भाई, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. मतलब n बराबर 2 पुट करना है यहाँ पर आपको n की जगह पर, तो L2 की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है. सो L2 इक्वल टू आ जाएगा कितना है भाई, 1 प्लस अंडर रूट 5, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 की होल पावर 2 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 की होल पावर 2 आ जाएगा. इसको सॉल्व करो तो कितना होगा सॉल्व करके, ये एलसीएम अगर मैं ले लूँ नीचे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 4, तो एलसीएम आ जाएगा इसका, समझ रहे हो. तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट स्क्वायर 5 की होल पावर 2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट होल 5 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर दोनों की मल्टीप्लाई का 2 टाइम्स. सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का 2 टाइम्स अपॉन 4. सो यहाँ पर आप ये तो देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो गया, 5 और 5 10 और 12, तो 12/4 विच इज़ इक्वल टू 3. तो हमारे पास L2 की वैल्यू आ गई 3. समझ रहे हो बात को. तो ये देखो सेकंड वाली जो कंडीशन है वो भी फुलफिल कर रहा है पहले वाले ऑप्शन से ही, तो सेकंड वाली कंडीशन जो है L2 इक्वल टू 3 ये भी हो रहा है. अब हम बी ऑप्शन को देखते हैं. देखो अगर आप L बराबर 1 पुट करते हो यहाँ पर, तो L1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट बाई 2 की होल पावर, मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पे. लेकिन यहाँ देखो नीचे 3 है, इसलिए क्या होगा, जब 3 होने की वजह से ये दोनों कैंसिल नहीं हो पाएंगे. जब कैंसिल नहीं हो पाएंगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद कुछ भी आए लेकिन 1 नहीं आ सकते. देखो आप 1/2 यहाँ रह जाएगा, 1/2 माइनस 1/3, यहाँ कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5/2 माइनस प्लस माइनस इनका प्लस हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 5/3. ओके, सम करके देखो इनको, और इनको दोनों सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो ये कभी भी हमारा 1 नहीं आएगा. जब 1 नहीं आएगा तो हम सेकंड कंडीशन अब यहाँ चेक ही नहीं करेंगे, इसका मतलब हमारा जो ये सेकंड ऑप्शन है तो फॉल्स हो जाएगा. सिमिलरली आप थर्ड ऑप्शन को देखो, एल की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करके देखो,
क्योंकि यहाँ नीचे 2 है, यहाँ पर 3 है, फिर से ये कभी भी दोनों का सम इनका करने पे 1 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी फॉल्स हो गया। सिमिलरली ऑप्शन डी भी फॉल्स हो गया इसी मेथड से। तो ओनली हमारा ऑप्शन 1 जो है यही ट्रू। बस इतना सा क्वेश्चन था। तो अगर आप इसको वैसे डायरेक्ट जाएंगे सीक्वेंस सीरीज से तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी बहुत ईजी है, हम इसको भी ट्राई करेंगे। इसमें अगर 2-3 आपको ऑपरेशन पता है, हमारे रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, कुछ है नहीं इसके अंदर। क्या है क्वेश्चन कि एक मैट्रिक्स गिवन है ए और एक मैट्रिक्स गिवन है बी। ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिनोट, इनसे डिनोट हो रहे हैं, ठीक है ना, ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑप्शन गिवन बिलो इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो आपको इसके लिए ना कुछ एक बस आपको रो ऑपरेशन पता होने चाहिए, तो आप इसको इजीली कर पाएंगे सॉल्व। मैं लिख देता हूँ रो ऑपरेशन, देखो क्या क्या होते हैं। अभी देखो ये वाला मैट्रिक्स जो बी है ना, बेसिकली वो मैट्रिक्स ए से ही बना है। ये मैट्रिक्स बी जो है वो इसी से बना है, इसकी जो रो है उनको अरेंज कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया तो बन गया। देखो आप इसकी लास्ट रो को देखो, 2 3 4 1, तो इसकी भी यही है, तो लास्ट रो तो दोनों की सेम है, ओके। और देखो सेकंड रो देखो 4 1 2 3, तो यहाँ पे भी 4 1 2 3, तो ये दोनों भी सेम है, दो रो तो सेम है, तो इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब फर्स्ट और थर्ड रो को हम देखते हैं, इनको इन्हें इंटरचेंज करके लिखा है। अगर इंटरचेंज करने वाला हमें रूल पता है तो ये हमारा आंसर इसका 30 सेकंड में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्या है हमारा रूल? हमारा रूल ये है कि कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए गिवन है और हम इसमें कोई एक रो ऑपरेशन लगा देते हैं, इनकी रो को चेंज कर देते हैं। मतलब मैं इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देता हूँ, रो मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन क्या है कि हम आयत रो को चेंज कर दें अगर किससे, जेथ रो से, और इसका उल्टा भी ट्रू है, दोनों साइड एरो साइन लगा दिया मैंने। तो इस ऐसा करने से क्या होता है, डिटर्मिनेंट में सिर्फ माइनस का डिफरेंस आता है। मतलब रो को इंटरचेंज करने से जो कुछ इसका डिटर्मिनेंट था और जो कुछ इसका डिटर्मिनेंट है ये दोनों बराबर होंगे, बस निगेटिव साइन आ जाएगा विद निगेटिव साइन, ठीक है। हमें ये रूल पता होना चाहिए। सेकंड क्या है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स बी में विद द ऑपरेशन ऑफ रो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं इसके अंदर, कि हम इसकी आर आई रो को, मतलब कोई सी भी रो को, R1 R2 R3 R4, मैंने आई लिख दिया ऐसे जनरल को, हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके RJ में, ओके। अगर हमने ऐसा किया कि एक दूसरा मैट्रिक्स, हमने एक मैट्रिक्स ए से दूसरा मैट्रिक्स बी को गेट किया विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशन, RI मतलब किसी ए की किसी भी एक रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हमने दूसरी रो, हमने बी मैट्रिक्स की रो को लाए, तो इस सिचुएशन में जो डिटर्मिनेंट हमारा ए का है और जो डिटर्मिनेंट हमारा बी का है, इन दोनों में बस इतना डिफरेंस आएगा, डिटर्मिनेंट ए और ये सपोज डिटर्मिनेंट बी है, इस क्योंकि हमने के का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बस के का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए इसका दूसरा ऑपरेशन। तीसरा हमें एक रूल ये पता होना चाहिए कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मल्टीप्लाई में है, ए और बी दो मैट्रिक्स, इनके डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई हुआ तो ये इनके अलग अलग के बराबर होता है, ठीक है। इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये एडिशन है तो ये एडिशन में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, इन जनरल पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी के बराबर नहीं होता है, ओके। इन जनरल पर्टिकुलर केस में, एक पर्टिकुलर केस में सिर्फ ऐसा हो सकता है, इन जनरल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये 4x4 की मैट्रिक्स है, तो इस कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है कि डिटर्मिनेंट ए प्लस बी का होल डिटर्मिनेंट जो है वो दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के बराबर हो जाए, ओके। आई होप ये चारों कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर पता होंगे। तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो हमारा मैट्रिक्स बी है वो मैट्रिक्स ए में रो को रीअरेंज करके मिला है, ठीक है। रो को हमारा रीअरेंज करने के बाद मिला है। सो क्या इसका क्या मतलब ऑप्शन ठीक हो सकता है? देखो ये वाला तो एज इट इज़ मैंने आपको बताया कि लास्ट रो तो दोनों के सेम है, और सेकंड रो भी दोनों सेम है, तो इनमें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब ये देखो आप, मैं इसको इस पर लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और फिर क्या था भाई, एक बार जल्दी से देख लेते हैं,
4 1 ये और ये 3 4 1 और ये, ठीक है सारा लिख लेता हूँ मैं इसको। तो ये है 4 1 2 3 और 3 क्या था भाई 4 1 2 और 2 3 4 1 कुछ ऐसा ही था। ये मैट्रिक्स ए था, ये तो था हमारे पास मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स बी जो हमें इससे मिला था वो मिला था हमारे पास, एक बार देख लेते हैं, 3 4 1 2 3 4 1 2 और लास्ट और सेकंड सेम है। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 3 4 1 आई थिंक तो सेम हो जाएंगे। क्या है थर्ड रो 1 2 3 4 है। ओके 1 2 3 4 है भाई थर्ड रो इसकी 1 2 3 4 1 2 3 4 और लास्ट रो सेम है 2 3 4 1। तो अब मुझे बताओ इस मैट्रिक्स ए से इस मैट्रिक्स बी को बनाना है, और मैंने बताया कि अगर हम रो को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का डिफरेंस आता है। तो हमने क्या करा, एक रो को, इसकी जो फर्स्ट रो थी, इसकी जो हमारी फर्स्ट रो थी उसको हमने बना दिया, उसको बना दिया थर्ड रो। तो कितना होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ए जो होना चाहिए और डिटर्मिनेंट बी जो होना चाहिए ये दोनों बराबर होंगे विद निगेटिव साइन के, ठीक है। क्योंकि हमने इसकी फर्स्ट रो को इंटरचेंज करके इसको ले आए हम यहाँ पर थर्ड वाली जगह पर, और थर्ड वाली को ले गए फर्स्ट वाली जगह पर। बस इतना ही तो किया है और तो कुछ नहीं किया भाई। फर्स्ट वाली को ले आए थर्ड वाली जगह पर और थर्ड वाली को प्लेस कर दिया हमने फर्स्ट वाली जगह पर, इतना ही तो किया। इन दोनों में कोई इंटरचेंज है नहीं, तो एक सिर्फ एक निगेटिव साइन का डिफरेंस इसमें आ गया। तो डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए बी दोनों इक्वल हो जाएंगे विद निगेटिव साइन। बस ये इसका ऑप्शन भी है भाई, और कुछ नहीं करना। देखो कितना सिंपल है। सो यू कैन सी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बाकी सारे रॉन्ग हैं, बाकी जितने भी यहाँ पर सब फॉल्स हैं। ओके चलो भाई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है भाई, ये रहा। देखो व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 36 बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। वन और मोर देन इसमें करेक्ट हो सकते हैं, ये कह रहा है। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमल लोकल मिनिमम की बात हो रही है यहाँ पर। बहुत ईजी है भाई, कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले फंक्शन लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 36 माइनस 33x माइनस 36। क्या होता है भाई, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, उसको जीरो बराबर पुट करेंगे, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, देन उन क्रिटिकल पॉइंट को हम सेकंड डेरिवेटिव पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सेकंड डेरिवेटिव का साइन देखेंगे कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। अकॉर्डिंगली हम कहते हैं अगर निगेटिव है तो मैक्सिमा और पॉजिटिव है तो मिनिमा होता है, ठीक है। बस इतना करना है। तो हम इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 30 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 33। ओके, अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करते हैं। ऐसा करने से हमें क्या मिलता है, 3x स्क्वायर प्लस 30 टाइम्स ऑफ x माइनस 33 इक्वल टू 0। भाई 3 से अगर सारे को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 11 बन जाए 11, तो ये आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लो यहाँ से, ये आ जाएगा x प्लस 11 माइनस 1 कॉमन, तो x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -1 और माइनस 11, सॉरी -1 नहीं +1 आएगी, क्योंकि x माइनस 1 इक्वल टू 0, हाँ x इक्वल टू +1 और -11, दो वैल्यू आ गई हमारे पास है। x की वैल्यू आ गई कितनी, 1 और -11। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंे। पहले हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं इसका। सेकंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई, करके देखो यहीं पर। सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा इसका f डबल डैश x। अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6x प्लस 30, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सेकंड डेरिवेटिव में पुट करो पहले 1, सेकंड डेरिवेटिव में 1 पुट करो तो कितना आएगा, 6 प्लस 36 आएगा। 36 मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब 1 पे
पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए मिनिमा रखेगा, लोकल मिनिमा। ध्यान रखना अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा होता है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव में माइनस के 11 पुट करते हैं। -11 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -66 प्लस 30, ओवरऑल निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसका मतलब ये हो गया कि -11 पे रख रहा है लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा, ध्यान रखना कि पॉजिटिव पे मिनिमा होता है, और इस पे ये आपने 11वीं क्लास में से पढ़ा हुआ, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। चलो अब ऑप्शन देखते हैं। ये कह रहा है कि f डज नॉट हैव लोकल मैक्सिमा, रॉन्ग, डज नॉट हैव, क्योंकि है हमारे पास तो है, रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है कि fx हैज़ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा तो है ना, लोकल मिनिमा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। थर्ड को कह रहा है fx डज नॉट हैव लोकल मिनिमा, ये गलत। फोर्थ कह रहा है कि fx हैज़ लोकल मिनिमा, यहाँ लोकल मैक्सिमा कह रहा है, यहाँ लोकल मिनिमा कह रहा है, तो ये भी ठीक हो गया हमारे पास। बी एंड डी दोनों ट्रू हो गए, और ए एंड सी बोथ आर फॉल्स। कितना इजी क्वेश्चन है। ओके, चलो भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये देखो, लेट ए बी द एडजेसेंस मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ ऑफ वर्टिसेस गिवन है 1 2 3 4 5, और ये कह रहा है कि λ1 λ2 λ3 λ4 एंड λ5 आर द आइगन वैल्यू ऑफ ए, नोट दीज आइगन वैल्यूज नीड नॉट बी द डिस्टिंक्ट। ओके, तो ये कह रहा है कि सम ऑफ दीज आइगन वैल्यूज इक्वल टू व्हाट। ओके, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ईजी है भाई। इससे रिलेटेड एक इसकी एडजेसेंट मैट्रिक्स बना लो, ठीक है, और आप λ1 λ2 λ3 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके उनको ऐड कर दो। असल में ये जो सम दे रखा है ना, ये लैम्डा, ये आइगन वैल्यूज़ का सम जो होता है वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल वैल्यू पे जो एलिमेंट है उनको ऐड करना होगा सिर्फ। सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। चलो जी, सोल्यूशन देखो। मुझे बार बार पेज पलटना पड़ेगा, मैं इसलिए इधर बना लेता हूँ उसको छोटा सा यहाँ पे समझने के लिए अपने। ये हमने यहाँ पर ऐसे करके ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी। यहाँ पर एक लूप बना हुआ था, और यहाँ पर भी कुछ एक लूप बना हुआ था, और इधर कुछ एक ऐसा था। ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर सारे इस तरह के, ऐसे ही है ना। देखो, हाँ 1 2 3 4 5 इनको लिख लेता हूँ मैं। ये 1 है, ये 2 है, और 3 ऊपर था। अच्छा, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ पर है 5। चलो जी, ये एक ग्राफ हमारे पास गिवन है, इसको देख के हम मैट्रिक्स बनाते हैं पहले, ठीक है। इसको बोलते हैं एडजेसेंस मैट्रिक्स। वो कैसे बनानी है अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी है। हमें देखना होगा, जैसे सबसे पहले देखो, ये हमें तो पता ना कि ये क्या है। मान लो यहाँ लिख लेते हैं 1, क्योंकि 5 वर्टेक्स है तो 5 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, इधर पे लिख लो आप 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ देखो कौन सा एलिमेंट आएगा, यहाँ 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1 ये रहा। 1 से 1 पे कोई लूप नहीं है ना, 1 से 1 पे तो 1 से 1 पे कोई लूप नहीं है, मतलब 1 से 1 के बीच में कोई मैट्रिक्स वो एडजेसेंस सी कोई, सॉरी 1 से 1 के बीच में कोई रो नहीं है, या आप कह सकते हैं 1 से 1 के बीच में कोई भी एज नहीं है या लूप नहीं है, तो कुछ नहीं है। तो 1 से 1 पे कुछ नहीं तो 0। 1 से 2, 1 से 2 के बीच में एक एज आ रही है ना, ये वाली एज 1 से 2 के बीच में एज आ रही है, तो ठीक है। 1 से 2 के बीच में एज आ रही है तो 1। जहाँ कुछ नहीं होगा उनके बीच में दोनों एजेस के वहाँ 0, जहाँ कोई रिलेशन होगा वहाँ 1, बस इतना पुट करना है। 1 से 3 के बीच में देखो 1 और 3, 1 और 3 के बीच में कुछ नहीं है डायरेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे भी 0। 1 से 4 के बीच में भी डायरेक्ट कुछ नहीं है, आप देखो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी 0। 1 से 5 के बीच में भी डायरेक्ट कुछ नहीं है, तो 0। ओके, अब आओ 2 वाले पे, 2 से 1, 2 से 1 उल्टा देखो, यहाँ से ये 2 है, ये 1 है। 2 से 1 के बीच में एक एज आ रही है ना, तो इसको लिखो 1। 2 से 2, 2 से 2 के बीच में तो कुछ नहीं है भाई, कोई लूप नहीं है 2 से 2 के बीच में, तो 0। 2 से 3 में देखो, 2 से 3 के बीच में एक एज आ रही है तो 1। 2 से 4 के बीच में भी एक एज आ रही है तो 1। 2 से 5 के बीच में कुछ नहीं है तो 0। ओके, अब देखो 3 से 1, 3 से 1 के बीच में डायरेक्ट कुछ नहीं है तो 0। 3 से 2 के बीच में एक एज है, यस है 1। 3 से 3 के बीच में ये देखो लूप बन रहा है, ये इसको बोलते हैं लूप, सेल्फ लूप। तो 3 से 3 के बीच में लूप है ना, तो 1। ओके, 3 से 4 के बीच में डायरेक्ट कुछ नहीं है, 0। 3 से 5 के बीच में एक एज है ये भी, तो 1। सिमिलरली 4 से 1 के बीच में कुछ नहीं है डायरेक्ट, मैं जल्दी लिख रहा हूँ 0। 4 से 2 के बीच में एक है 1। 4 से 3 के बीच में कुछ नहीं है, 0। 4 से 5 के बीच में 1। 4 से
4 से 4 के बीच में लूप, 4 से 5 के बीच में एज। ओके भाई 4 से 4 पे लूप, यहाँ पे लूप बना हुआ, ध्यान रखना इसका, ये 1 आएगा इसलिए। 5 से 1 के बीच में डायरेक्ट कुछ नहीं है, 5 से 2 के बीच में डायरेक्ट कुछ नहीं है, 5 से 3 के बीच में एक एज है, 5 से 4 के बीच में एक एज है, 5 से 5 के बीच में कुछ नहीं है, 0। ये बन गई जी एडजेसेंस मैट्रिक्स विद एडजेसेंट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ग्राफ। ओके, इस गिवन ग्राफ की ये एडजेसेंस मैट्रिक्स हमारी बन गई है। जस्ट ए मिनट गाइस, मैं इसकी चार्जिंग लगा देता हूँ। ओके चलिए अब हम करते हैं सॉल्व इसको। देखो क्या हुआ, अब हमें फाइंड आउट करना है ट्रेस, मतलब कि सम ऑफ आइगन वैल्यू। हमेशा ध्यान रखो जब भी कोई मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है और सम की बात कर रहा है आइगन वैल्यू के, तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं ना, यही आइगन वैल्यूज होती हैं बेसिकली। इसका इनका सम जो होता है वो ट्रेस कहलाता है। ये वाली जो आइगन वैल्यू है, मैं आपको इसको ईजीएस्ट फॉर्म में सॉल्व कराने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ लैम्डा 1 जो है उसकी वैल्यू तो 0 है, पहली वाली है। लैम्डा 2 भी 0 है भाई। लैम्डा 3 की वैल्यू 1 है, ये वाली तीसरी वैल्यू जो है, ये फोर्थ वैल्यू जो है ये लैम्डा 4 हो जाएगी, और लैम्डा 5 की वैल्यू 0 है। आपसे पूछ रहा था कि सम बताओ कितना होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 प्लस लैम्डा 5 which is equal to 0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 0 which is equal to 2। आंसर इज 2। बस इतना सा आंसर था भाई, यहाँ पर आपको लिखना है 2, ये आपका आंसर है, ठीक है जी। बस इतना सा करना था इस क्वेश्चन में, कुछ ज़्यादा नहीं है। चलिए, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो भाई, द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रल आपको लग रहा होगा भाई ये तो कितना एक कॉम्प्लिकेटेड सा है, या आप कह सकते हो कि मल्टीपल इंटीग्रल है, लेकिन बहुत सिंपल है भाई। मल्टीपल इंटीग्रल कुछ नहीं होता, ठीक है। वैसे भी अगर ये आपको दे रखी है ना, यहाँ पर कांस्टेंट लिमिट दे रखी है तो कुछ नहीं है, फिर तो ये 30 सेकंड का 1 मिनट का क्वेश्चन है। 30 सेकंड तो नहीं कहूँगा, 1 मिनट बोलूँगा, ठीक है ना। चलो भाई करते हैं सॉल्व। आपको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ इसको, 1 मिनट भाई। हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और हम लिखते हैं कितना इसको, 1 मिनट लिमिट देख लेते हैं। -3 से 3, -2 से 2, -1 से 1, -3 से 3, -2 से 2, -1 से 1, और फंक्शन क्या है 4x² y, 4x² y z क्यूब। ओके जी, और यहाँ पर है dz dy dx, dz dy dz। इसे सॉल्व करना है। देखो कितना सिंपल है। पहली बात तो आप एक काम ही करो कि इनको ना अलग अलग करके लिख लो पहले। जैसे बीच में माइनस साइन आ रहा ना, तो ये वाला फंक्शन अलग के साथ में लिख लो, इसके साथ में लिख लो। तो मतलब अब इस टोटल इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हो, -3 से 3, -2 से 2, -1 से 1, 4x² y माइनस। अब इसको अंदर यहाँ ब्रेक कर दो ऐसे, -3 से 3, -2 से 2, -1 से 1, और ये लिख दो यहाँ पर z क्यूब। ओहो, एक चीज़ मैंने छोड़ दी यहाँ पर लिखना था आपको dz dy dx, ये dx है, एक तो ये गलती कर दी गई, यहाँ dx लिखना था आपको, ठीक है जी। और यहाँ पर भी आपको लिखना था यही dz dy और dx, ठीक है ना। ये यहाँ पर आएगा साथ में इसके, और इसके साथ में यहाँ पर आएगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, बस सिंपल इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो हमारा इंटीग्रेशन की दिन था। अब क्या देखो, अब एक आपको ये बात ये पता होनी चाहिए, यहाँ नोट कर लो, इसको नोट करके लिख लो। नोट, क्या नोट है भाई, कि अगर हमारे पास -a से लेके +a कोई लिमिट गिवन है, और यहाँ कोई फंक्शन गिवन है f(x) dx। अगर ये फंक्शन हमारा ऑड है, ऑड फंक्शन है ना ये वाला, अगर फंक्शन ऑड है तो इसकी वैल्यू हमारी, इसका आंसर 0 आता है, ठीक है। और अगर ये इवन है तो उस सिचुएशन में इसका आंसर
मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मैं दोनों बात लिख देता हूँ, ये मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ, यहाँ पे एक ऐसे बना देता हूँ। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx इफ fx जो है वो इवन फंक्शन है, इवन, और इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर इफ fx जो है वो ऑड फंक्शन है। वो ऑड इवन फंक्शन क्या होते हैं आपको पता होगा, एक तो मैं हल्का सा एक ब्रीफ बता देता हूँ। ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है। इवन फंक्शन क्या होते हैं भाई, अगर fx में आपने x की जगह पे -x पुट किया और हमें फाइनल -x पुट करने के बाद fx ही मिलता है, तो इसका मतलब ये हमारा इवन फंक्शन है। लेकिन अगर आपने x की जगह पर -x पुट किया लेकिन और फाइनली हमें मिला माइनस टाइम्स ऑफ fx, तो इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। और सिंपल आप देखेंगे जिनकी पावर ऑड है वो ऑड फंक्शन होंगे, जिनकी पावर इवन है वो इवन फंक्शन हो जाएंगे, अगर आप वैसे ही एक ब्रॉडली देखना चाहते हैं। अदरवाइज ये रूल है जो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। अब देखो आप पहले फर्स्ट वाले को, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, पेन चेंज कर लेता हूँ। लिमिट माइन, ये देखो एक मिनट, सेकंड वाले पार्ट को देखो पहले आप। z की पावर 3, z की पावर 3 कैसा फंक्शन है भाई, ऑड फंक्शन है ना। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे -1 से लेके +1 z3, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा जी, इसका आंसर आएगा 0। जब इसका 0 आंसर आएगा तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, मतलब ये तो ही मानो पूरा का पूरा यहीं कहीं कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा सारा का सारा। ओके, समझ रहे हो ना कैसे, क्योंकि मैंने बताया कि अगर लिमिट -a से +a है और फंक्शन हमारा fx जो है, ये fx मतलब यहाँ z जो है ये वाला z3, ये ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर होगा 0। तो ये वाला पार्ट तो पूरा यहीं कहीं फिनिश हो गया। अगर आपको कुछ इसमें डाउट लगा करके देख सकते हैं कि आप इसको सिंपल इंटीग्रेट कर लें, ये हो जाए z की पावर 4/4, फिर लिमिट पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका आंसर 0 आएगा। तो पूरा पूरा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया पार्ट। अब ये फर्स्ट पार्ट बचा, इसको लिख लेते हैं। -3 से +3, -2 से +2, -1 से +1, यहाँ तक लिखने के बाद 4x² y बचा, सिर्फ 4x² y क्या था भाई, dz dx dy था, dz dx dy। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये z गिवन है, तो जब हम z के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये 4x² सारा का सारा एज ए कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा यहाँ पर, ठीक है, कॉन्स्टेंट की तरह माना जाएगा। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, -3 से 3 इस पे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, -2 से 2 इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ये देखो ये 4x² इसमें तो कुछ कोई भी z नहीं है, तो ये तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। dz का हो जाएगा कितना, z, और लिमिट आ जाएगी कितनी, -1 से +1। इंटीग्रेशन dz का हो गया z, और हमने इंटीग्रेशन कर दिया -1 से +1, लिमिट लगा दी, यहाँ रह गया dx dy, विच इज़ इक्वल टू -3 से +3, -2 से +2। अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस -1 तो 2 हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 8। 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 8x² y dx dy, ठीक है जी। चलो जी, अब विद रेस्पेक्ट टू x हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये आई थिंक ये मैंने थोड़ा सा इसका ऑर्डर चेंज करके लिख दिया है। ये ना यहाँ पर y है और यहाँ पर ये x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर ये x है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे ही, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना होगा ना, जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमारे। लाओ, तो ये dz dy dx था, ये dz हो गया था dy और dx था, और यहाँ पर भी y था और यहाँ पर x था। तो देखो अब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पर हमारा y है 4, ये 8x² जो है ये तो कांस्टेंट की तरह आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y² y2। चलो करते हैं नेक्स्ट। -3 से +3 तो कितना हो गया, ये 8x² जो है तो कांस्टेंट हो जाएगा, 8x² कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, y का हो जाएगा y² 2। हालांकि आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी आपको जो रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। देखो y जो है यहाँ पर ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि y की पावर 1 आ रही है, y ऑड फंक्शन है,
ऑड फंक्शन है और हम लिमिट है -2 से लेके +2, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 2 + 3 8x² इंटू 0 dx, तो टोटल हो गया 0। तो उसका जो हमने फर्स्ट पार्ट था वो भी 0 आया था भाई, सेकंड पार्ट भी 0 आया था और फर्स्ट पार्ट भी 0 आ गया, 0 + 0 = 0, तो आंसर हो गया 0। देखो इसका ये वाला पार्ट 0 हो गया था पूरे इंटीग्रेशन में और ये वाला पार्ट भी हमारा 0 हो गया, तो सारा का सारा हो गया 0, तो आंसर इज 0। ओके, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैंने अपने एंड से ट्राई किया है कि इसको मैं ईजीएस्ट फॉर्म में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। फिर भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। मैं ईजीएस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में ट्राई कर रहा हूँ कि मैथ के क्वेश्चंस को, जितने भी हमारे मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट ईयर के एग्जाम्स में, उनको सॉल्व करूँ ईजीएस्ट फॉर्म में। ठीक है, ट्रिक से, ताकि टाइम भी बच सके और आपको समझ में भी आ सके। ओके गाइज, ओके, थैंक यू सो मच अगेन, एंड इफ़ यू लाइक दिस कॉन्टेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।